राजन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा। उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की गिनाएंगे खूबियां। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की कवायद तेज, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी भाजपा। मंडल और बूथ स्तर तक युद्ध स्तर पर कर रही काम। जोशीमठ भूदशा मामला, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आई मोटी मोटी दरारें। चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना। कनखर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेईई परीक्षा मामले में 9 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज। नकदी और अवैध सामान के साथ 3 आरोपियों को दबोचा। और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और साथियों पर गिरेगी गाज। जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जाएगी कुर्क। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड का बजट सत्र मार्च में होना है, जिसको लेकर अभी से ही सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उनका कहना है कि मार्च में इस बार विधानसभा सत्र, जिसको हम बजट सत्र भी कहते हैं, में मार्च के दूसरे सप्ताह में लाने की संभावना है, जिसको लेकर स्वाभाविक तौर पर जैसे पिछली बार भी जनता से सुझाव मांगे गए थे, इस बार भी जनता से सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं। उत्तराखंड में आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में खड़ी हुई है, जिसको लेकर धन सिंह रावत ने साफ तौर पर निर्देश किया है कि जो भी स्कूल जर्जर हालत में पाए जाएंगे उनका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं वे हमें प्रस्ताव भेजें। हमारे पास जीर्णोद्धार के लिए पैसे की कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई भी स्कूल अवैध मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी स्कूल में अगर जीर्णोद्धार करना है तो पैसा पर्याप्त दिया जाए। देखिए, अगर कोई अवैध स्कूल है तो जरूर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाए। ओली में विंटर्स गेम को लेकर स्थिति साफ हो गई है। पहले जोशीमठ आपदा की वजह से ओली में विंटर गेम्स को लेकर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद से अब विंटर गेम्स की स्थिति साफ हो गई है। अब ओली में 23 और 26 फरवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप होगी, जिसमें पहले ये चैंपियनशिप 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होनी थी, लेकिन जोशीमठ आपदा की वजह से इसकी तारीखों में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि विभाग द्वारा ओली विंटर गेम्स को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। जो भी संस्थाएं वहां पर गेम्स करवा रही है, उनसे पूरी फाइनल बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि गेम्स की तारीख में बदलाव किया गया है। ओली में विंटर गेम्स होंगे, केवल हमारी तिथि वो भी बर्फबारी थोड़ा लेट होने के कारण उसको चेंज हुई है। उसके लिए हमारे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से जो भी हमारे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एडवेंचर टूरिज्म को देखते हैं, उन्हें स्वयं 2 बार दौरे कर लिए हैं। जो कमेटी इसको आयोजित कर रही है उनके भी दौरे हो गए। उनके द्वारा डेट्स में कुछ चेंजेस बतलाए गए हैं, उससे भी हमने एग्री कर लिया है। बहुत जल्दी वो डेट्स का जो डिक्लेरेशन है कमेटी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस बार विंटर गेम उत्तराखंड सरकार जल्द ही मिलेट्स के क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करने जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जल्द ही प्रदेश सरकार नैनीताल, मसूरी और प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों में मिलेट्स मेले का आयोजन करने जा रही है, जहां पर मंडुवा, झंगोरा, भटकी दाल जैसे पहाड़ी उत्पादों को बेचा जाएगा। इसके साथ ही सैलानियों के लिए पहाड़ी भोज भी परोसा जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के कृषक समूह के लिए क्रय सेंटर स्थापित होने से प्रदेश में मंडुवा का उत्पादन बढ़ने वाला है, जो कि एक खुशी की बात है। नैनीताल है, मसूरी है और भी जहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम मिलेट्स मेले लगा रहे हैं, जहाँ उसमें हम अपने पहाड़ी भोज को प्रस्तुत करेंगे और हम अपने उत्पाद भी वहाँ पर वो करेंगे।
और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे कृषक समूह हैं, एलसी हैं, एलसीएफ हैं, इनके क्रय सेंटर स्थापित होने से जो हमारी जो मंडवे की खरीद है वो बढ़ेगी। और दूसरा, हमने इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कल भी मैंने एक बैठक लेके योजना बनाई है कि लोग इसका उत्पाद अधिक करें, क्योंकि आज मैं फिर प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी इसको लिया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा की ग्राम पंचायत कफल गांव ग्राम प्रधान विनोद कुमार अपने भाई अनोद कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। वो अपने मित्र के घर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन से उतरकर 8 से 10 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके पास से कुछ नकदी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी छीन लिए। फिर उन्हें पूरी रात पर गाड़ी में बिठाकर इधर उधर घुमाते रहे। उनके साथ मारपीट की गई। राहगीरों की मदद से घायल विनोद कुमार को प्राइम हॉस्पिटल लाया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरे लड़का विनोद कुमार अनोद कुमार दोनों भंगलाड़ी से अपने मित्र सनोज को छोड़ के आ रहे थे और भंगलाड़ी बैंड में जो गाड़ी वहाँ से नीचे आ रही थे, इन लोगों ने इनको ज़बरदस्ती मार के इनके खोपड़ी फोड़ के डंडे मार के, हमें कोई पता नहीं, एक गाड़ी वाला आया, वो इनको भर्ती करके यहाँ आ गया। मैं इसका पिता हूँ, इतने के बावजूद इनकी हालत देखकर हम भी बेहोश हो रहे हैं। हमें कोई पता नहीं कि क्या हुआ। और इनने जब हाल देखे, जब हमने सुना अपने लड़के के मुँह, तो ये इतने लोगों ने, इनको पता नहीं कितने लोग थे, 20-25 लोग थे, इन्होंने डंडे मार के इनके खोपड़ी फोड़ दी। ड्राइवर थे वो लाए यहाँ इस हॉस्पिटल में। इसमें ये जो चोटिल है अनोद कुमार, जो कफल गांव जसकोट के रहने वाले हैं, इन्होंने मुकदमा लिखाया है और हमने इसकी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और दर्ज करने के बाद इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और उनके जैसे चोटिल है और जो अभी एडमिट है उसके बयान की कार्रवाई लेकर के दरवाजी गए हैं। और मेडिकल रिपोर्ट के उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी, आगे अपराध में वृद्धि की कार्रवाई होगी वो करेंगे और उसके बाद हम इनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गढ़ मीरपुर में बनी करबला दरगाह के अंदर रखे गल्ले पर देर रात को चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों द्वारा करबला में लगे सीसीटीवी कैमरों के वायर काटकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। खादिम नासिर अली द्वारा बताया गया कि हम करबला में पूरे दिन खिदमत कर घर चले जाते हैं। चोरों ने रात के समय मौका पाकर करबला में गल्ले के अंदर रखे हजारों रुपए चोरी कर लिए। वहीं चोरी करने आए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मौके पर पहुंची सुमन नगर पुलिस द्वारा आसपास छानबीन भी की गई। सुमन नगर चेतक पुलिस लगातार गश्त करती रही, लेकिन करबला जंगल में बनी होने के कारण चोरी करना आसान हो गया। सुमन नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी भी छानबीन की जा रही है। रात में यहाँ से किसी भी टाइम चला जाता हूँ, तकरीबन 9 बजे के तक के चला जाता हूँ घर में और सुबह में 6 बजे के करीब 6:30 बजे तक आ जाता हूँ मैं। आज जैसे मैं आया तो यहाँ पर सब चेंज हुआ मिला मुझे, लोग टूटा हुआ मिला, गल्ला फटा हुआ मिला और कैमरे सब फटे हुए मिले। गले में कोई रुपया नहीं छोड़ा उन्होंने। और ये सीढ़ी भी मजार से उठा कर लाए हुए, उधर से मजार पर से जो सीढ़ी आई हुई वो भी यहाँ पड़ी हुई थी दरवाजे में जब मैं सुबह आया। और जो ऊपर वहाँ सामान पड़ा था हमारा थोड़ा बहुत कचरे का, वो भी सब उठा ले गए। जोशीमठ नगर के सिंह धार वार्ड संख्या 4 में विगत कुछ दिनों से वर्षों पुरानी पानी की धारा सूख चुकी है, जिस कारण सिंह धार वार्ड संख्या 4 में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं सिंह धार वार्ड संख्या में रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे वार्ड में विगत कई वर्षों पुरानी जलधारा पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जो कि अब एक चिंता का विषय बनी हुई है। पीड़ित परिवारों का ये भी कहना है कि पहले हम लोग लगातार भूधसाव से जूझ रहे थे और अब अचानक से वर्षों पुरानी जलधारा भी गायब हो चुकी है, जिस कारण हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हमारा प्राकृतिक स्रोत है। मेरी सास ससुर करीबन 60, 70, 80, 90 साल पहले का ये धारा, वो बताते हैं हमारा 200 साल पुराना धारा ये
और हमारा सारी चीज़ इसी से होता था, नहाना धोना। पानी हम नल के ये पाइपों के भरोसे नहीं रहते थे, इसी से हमारा पीना नहाना धोना सब चीज़ होता था। लेकिन आज ये पानी सूख गया है, बड़ी विपद दशा हो गई। यहाँ पे जो है ये धारा हमेशा कई वर्षों से हमारे प्यास बुझा रही थी। और यहाँ पे जो होटल वाले भी हैं, जैसे गर्मियों में पानी नहीं आता नलों पे, तो इसी से धारे से सब काम चलाते थे। अब तो इसमें एक बूंदी पानी नहीं आ रहा, अब जल का बहुत बड़ा संकट हो गया। और ये दुर्भाग्य माने कि मकान भी यहाँ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और ये जलधारा भी चली गई है। अभी 3-4 दिन पहले तक इसमें पानी आता था और ये अचानक रात को 3 दिन पहले ये धारा हमें से। वर्ष 2023 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज मोटा अनाज का प्रचलन बढ़ रहा है। ये बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कही। अपने जनपद भ्रमण के चौथे दिन शनिवार को एशिया के पहले होम स्टे हब तिवाड़ गांव मरोड़ में गढ़वाल होम स्टे का शुभारंभ करने, साथ ही उत्तर रायनी भागीरथी विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने तिवाड़ गांव मरोड़ को पर्यटन ग्राम घोषित करते हुए कहा कि जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी कंडली की भुज्जी और मंडुए की रोटी को भी प्रसिद्धि मिले। बहुत रिमोट इलाका है, मनांग वैली की तरफ का इलाका है, जॉमसंग कहते हैं उसे। वहां जब मैं गया तो उतर करके एक होमस्टे होटल में गया और वहां मैंने देखा कि दाल भात से लेकर के वो पिज्जा भी बना रहे थे, स्पेगेटी भी बना रहे थे, मैकरोनी भी बना रहे थे। महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण करने स्कूल पहुंची तो वहां पर उन्होंने पाया कि विद्यालय नेशनल हाईवे के किनारे स्थित होने के कारण विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी खतरनाक है। साथ ही साथ विद्यालय जिस भूमि पर है वह भूमि और विद्यालय का भवन भी मानचित्र स्वीकृति नहीं है। विद्यालय में जगह जगह कांटेदार और बिजली की तारें भी बिछी हुई है। थोड़े से बच्चे और कर्मचारी भी हमें दिखे, वो हिजाब पहने हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी है। स्कूल्स में इस तरह से हमें इसमें मतलब स्कूल में हमें क्या इंगित करना चाह रहे हैं हम हिजाब पहना के बच्चों को। शिकायतकर्ता ने हमें मदरसों के बच्चों का और इस स्कूल का की संतृप्तता पे भी बताया था, लेकिन मदरसों का अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया। हमने मदरसा बोर्ड से मांगा है। खबरों का सिलसिला। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने संगठन को विस्तार करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में लेकर मंडल बूथ स्तर तक भाजपा अपने संगठन के विस्तार के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव का भी है। प्रमुख कार्यक्रम हमारे संगठन विस्तार का है। जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हो चुका है। मंडल की कार्य समितियां 5 तारीख से पहले जो पूरे प्रदेश के 270 मंडल हमने बनाए हैं, सभी में मंडल की कार्य समिति गठित हो जाएगी और 10 तारीख तक जिला कार्य समिति की बैठक और 20 तारीख तक सभी मंडलों की बैठक हो जाएगी। कि आपदा के कारण बहुत दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण ये स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही है सैकोट में थाना में। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहता कि इस स्कूल को इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाने दे। ये निवेदन होगा कि क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत हम जैसे बच्चों के बहुत इस स्कूल ऐसे स्कूलों में बहुत भविष्य है। से यहाँ पर संचालित था। इस विद्यालय में पढ़े हुए छात्र आज शासन स्तर पे या प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जोशीमठ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रविग्राम मौजूद है, जहां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था, जो अब खतरे की जद में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कई जगह पर बड़ी मोटी दरारें पहुंच चुकी है, जिसके कारण इस विद्यालय के आगे से रेड क्रॉस के निशान भी लग चुके हैं। और बड़ी बात तो ये है कि इस विद्यालय में करीबन अनुसूचित जनजाति के 175 छात्र पढ़ाई करते हैं
और ये भी है कि यहाँ पर आश्रम पद्धति विद्यालय अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि आश्रम पद्धति विद्यालय अब चमोली जिले के शेकोट मठाना नामक जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में माना जाता है। यहाँ पर सभी छात्र इसी विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ बच्चों का आवास भी इसी विद्यालय में उपलब्ध था और जिन बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्टल जैसी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कर दी गई थी। बड़ी बात तो यह है कि जब आश्रम पद्धति के छात्र विद्यालय को छोड़ रहे थे तब कई छात्र का भी भावुक होते हुए नजर आए। में कि आपदा के कारण बहुत दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण ये स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही है शेकोट मैठाना में। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहता कि इस स्कूल को इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाने दे। ये निवेदन होगा कि क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत हम जैसे बच्चों के बहुत इस स्कूल ऐसे स्कूलों में बहुत बोझ है। वर्षों से यहाँ पर संचालित था। इस विद्यालय में पढ़े हुए छात्र आज शासन स्तर पे या प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। विद्यालय का काफ़ी नाम था, लेकिन जिस प्रकार से सबको विदित है कि जिस प्रकार जोशीमठ में इस बार भूदशा हुआ, उसी की चपेट में हमारा ये विद्यालय भी आया। तमाम सर्वे किए, वैज्ञानिक यहाँ पर आए, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये पता लगा कि विद्यालय क्योंकि आवासीय है और ऐसी कंडीशन में क्योंकि विद्यालय के भवन पर दरार है, विद्यालय के फर्श पर दरार है, तो आवासीय विद्यालय होने के कारण यहाँ पर बच्चों को रखा नहीं जा सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको निर्देश हुए हैं कि फिलहाल अग्रिम व्यवस्था होने तक हमको समाज के नाम द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेकोट में विद्यालय को शिफ्ट किया जाना है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का मामला। चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना। 1 अप्रैल से पहले पुनर्वास कार्य पूरा करने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री गृह सचिव ने नई दिल्ली में ली बैठक। एनडीएमए के अफसरों समेत 8 तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ की वर्चुअल बैठक में रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हाई रिस्क जोन को जल्द से जल्द पूरी तरह से खाली करवाया जाए। विस्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं प्रभावितों की सहमति से विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही तकनीकी जांच रिपोर्ट का होगा खुलासा। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा रणनीति बनाने को तैयार है। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने संगठन का विस्तार करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश के लेकर मंडल और बूथ स्तर तक भाजपा अपने संगठन के विस्तार के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव का होना है और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव भी है। प्रमुख कार्यक्रम हमारा संगठन विस्तार का है। जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हो चुका है। मंडल की कार्य समितियां 5 तारीख से पहले जो पूरे प्रदेश में 270 मंडल हमने बनाए हैं, सभी में मंडल की कार्य समिति गठित हो जाएगी और 10 तारीख तक जिला कार्य समिति की बैठक और 20 तारीख तक सभी मंडलों की बैठक हो जाएगी। कि संगठन तंत्र के विकास के लिए, विस्तार के लिए एक कार्यक्रम हम इस पे चल रहे हैं। दूसरी बात है कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। पहला तो हमारा कार्यक्रम संगठन के विस्तार का है। जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हो चुका है। मंडल की कार्य समितियां तुरंत 5 तारीख से पहले सभी पूरे प्रदेश के जो 270 मंडल हमने बनाए हैं, सभी में मंडल की कार्य समिति गठित हो जाएगी और 10 तारीख तक जिला कार्य समितियों की बैठक और 20 तारीख तक सभी मंडलों की बैठक ये संपन्न हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों से अलग अलग रूप में जो अवैध धनराशि अर्जित की गई थी करीब 7 लाख रुपए, ये भी बरामद हुए। अफवाह और फर्जी खबरें चलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों पर भी एसटीएफ ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ऐसे लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने उत्तराखंड एसटीएफ ने पोर्टल के जरिए भर्ती परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पोर्टल के माध्यम से फर्जी खबर चलाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स के माध्यम से कई बार ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि अनियमितता हुई है, जबकि उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य साथ में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो इसमें जिस भी पोर्टल ने, जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उनसे हमने 3 दिवस का उनको टाइम दिया है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो हमारे पास लेकर आइए और उन एविडेंस की हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही कोई बिना किसी तथ्य के, बिना एविडेंस के अगर कोई अफवाह फैलाएगा। देहरादून सैनिक कल्याण विभाग में इस्तीफे का दौर। सैनिक कल्याण अधिकारी समेत 8 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर गलत दस्तावेज बनाने के लिए बनाया जा रहा था दबाव। मना करने के बाद कई को पहाड़ों पर तबादला करने की दी गई थी धमकी। कुछ अधिकारियों का पहाड़ में ट्रांसफर आदेश भी निकाला गया। चमोली, हरिद्वार और पौड़ी से भी एक कर्मचारी ने दिया इस्तीफा। सैनिक कल्याण विभाग ने इस्तीफों का दौर जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पुलकित आर्य और अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में लगभग 1,75 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा जनपद पौड़ी में लगभग 1,06 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के आदेश के बाद पुलकित आर्य की दोनों ही जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1,75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1,06 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।